एक्चुअली यूरिया से तो फिर यूरिन बन रहा है। तो यहाँ पे फिलोजी ऑफ एक्सक्रीशन में केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, और यूरिन फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ समझना है हम लोग यहाँ पे कि ये चीज़ हो कैसे रहा है। देखो पूरा फिलोजी हम लोग पढ़ना नहीं है, ठीक है, पूरा फुल डिटेल नहीं पढ़ना है। पहले पूछता था यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने यहाँ से नहीं आता है। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे यूरिया फॉर्मेशंस पे, ठीक है, फिलोजी ऑफ एक्सक्रीशन में हम लोग अगर बात करें यूरिया फॉर्मेशन का, तो पहले यहाँ पे याद रखना है कि यूरिया बनता कहाँ है। हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में। यूरिया जो है, यूरिया का जो प्रोडक्शन है हम बताए थे लीवर में होता है, लेकिन हम वहाँ पे ये भी बात किए थे कि यूरिया लीवर में बन रहा है, लेकिन किडनी में यूरिया बनता नहीं है। किडनी में यूरिया बनता नहीं है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी हमारे ब्लड में से यूरिया को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, कैसे कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करके। ठीक है, तो यूरिया कहाँ बना, लीवर बन रहा है। अब तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि लीवर में कहाँ पे बन रहा है, यूरिया जो है वो लीवर में कहाँ पे बन रहा है, लीवर के हिपैटोसाइट सेल में बन रहा है। हमको पता है कि हिपैटोसाइट सेल जो है वो लीवर का सेल है, और लीवर के सेल में यानी हिपैटोसाइट सेल में क्या हो रहा है, यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिएक्ट करके। जो अमोनिया हम लोग का, और यहाँ पर रिएक्ट करता है किसके साथ में, CO2 के साथ में। अमोनिया जो है वो क्या कर रहा है, CO2 के साथ जुड़ता है और बन जाता है यहाँ पे क्या, यूरिया फॉर्म होता है, यूरिया बनता है। लेकिन अब बात यह आता है कि सर ये जो यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सुनो, अब सीधा सा बात है, हम लोग इतना पता है कि लीवर में क्या हो रहा है, लीवर में डीएमिनेशन हो रहा है। किसका, अमीनो एसिड का। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, लीवर में जो डीएमिनेशन हो रहा है यानी अमीनो एसिड को ब्रेक किया जा रहा है, अमीनो एसिड को जो तोड़ा जा रहा है। अमीनो एसिड के फर्दर ब्रेक डाउन से क्या बनता है, अमाइन ग्रुप रिलीज होता है, यानी अमीनो ग्रुप रिलीज होता है। क्योंकि हमको पता है अमोनिया मतलब क्या हो गया, उसमें तुम्हारा NH2 ग्रुप है। ठीक है, उसमें क्या तुम्हारा NH2 ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। और अमीनो ग्रुप को जो हम रिमूव करते हैं किसमें से, अमीनो एसिड में से, उसको बोल देते हैं क्या, उसको बोलते हैं डीएमिनेशन। ठीक है, तो इतना हमको पता चल रहा है कि यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है लीवर के अंदर में। लीवर में भी कहाँ बन रहा है, हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे अमीनो एसिड का डीएमिनेशन हो रहा है, यानी अमीनो एसिड को तोड़ा जा रहा है, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अमीनो एसिड के ब्रेक होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे अमोनिया रिलीज हो रहा है। ये अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, यूरिया बना दे रहा है। चूंकि यूरिया जो होता है याद रखना वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जो कि यूरिया है हम लोग का, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और हमको पता है कि अमोनिया अगर होता, अगर ये अमोनिया एज इट इज रहता, अगर इसको हम लोग CO2 के साथ रिएक्ट करा के यूरिया फॉर्म नहीं करते लीवर के अंदर में, तो फाइनली क्या होता है, ये अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। अब आज यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिख दिया है कि ब्रेक डाउन ऑफ द अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और अमीनो एसिड के टूटने से, जब अमीनो एसिड टूट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यानी अमीनो एसिड जब टूटेगा तो अमीनो ग्रुप रिमूव होगा, उसको बोल देंगे डीएमिनेशन। ठीक है, तो अमीनो एसिड का डीएमिनेशन कहाँ पे होता है, याद रखना लीवर में होता है। डीएमिनेशन में क्या हो रहा है, अमीनो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, और अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से ही क्या होता है, यहाँ पे याद रखना अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और अमोनिया CO2 के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, यूरिया बना रहा है। समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे, अब हम बात करें यहाँ पे क्या, यूरिया फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें अब क्या बात कर रहे हैं, देखो एक चीज समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो अमीनो एसिड का देखो लिखा हुआ है, अमीनो एसिड का जो डीएमिनेशन हो रहा है लीवर के अंदर में, उससे क्या हो रहा है, उससे याद रखना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अमीनो एसिड के ब्रेक डाउन से हो रहा है। तो तुमको पूछ सकता है कि अमीनो एसिड का जो डीएमिनेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है तुम्हारा अमोनिया। और अमोनिया को क्या करना है, CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देना, यूरिया बना देना है, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। ठीक है, और पानी का भी याद रखना, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं वाटर का लॉस भी क्या है, कम होता है, कम पानी लगता है यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि ये जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल मतलब यूरिया को बनाने के लिए, यूरिया के सिंथेसिस के लिए, यूरिया के सिंथेसिस के लिए, यूरिया के फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पे एक साइकिल रन होता है। क्योंकि हमको पता है किसी भी चीज़ का अगर हम बात करेंगे, देखो मेटाबॉलिज्म है एक तरीके से, समझ लो भाई, अमीनो एसिड को तोड़ा जा रहा है, अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहा है, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है ना, डीएमिनेशन हो रहा है, फिर वो CO2 के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक साइकिल रन हो रहा है, ये जो साइकिल रन हो रहा है याद रखना, इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। समझ में आ रहा है, ये जो साइकिल रन हो रहा है इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के दौरान क्या हो रहा है, यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि यूरिया साइकिल के दौरान जो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, याद रखना यूरिया साइकिल में जो
रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शन यूरिन को यूरिया को बनाने के लिए याद रखना वो कहाँ पे हो रहा है, वो तुम्हारे हिपैटोसाइट सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और कुछ रिएक्शन जो होता है याद रखना वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कि भाई हिपैटोसाइट सेल है मतलब उसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म मतलब उसके अंदर में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा, सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यानी यूरिया साइकिल का कुछ एंजाइम जो है वो सेल्स के, यानी कौन से सेल्स का, हिपैटोसाइट सेल्स के साइटोप्लाज्म में है कुछ एंजाइम्स, इसीलिए कुछ रिएक्शन जो है वो हिपैटोसाइट सेल्स के साइटोप्लाज्म में चल रहा है। और कुछ एंजाइम जो है वो कहाँ पे है, कुछ एंजाइम जो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में है उस रिएक्शंस का, यूरिया साइकिल का। इसीलिए कुछ रिएक्शन जो है वो हिपैटोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं है, कहाँ मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। आर बात में तो हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ एंजाइम जो है यूरिया साइकिल का वो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे पहला दो एंजाइम, यूरिया साइकिल का पहला दो एंजाइम जो क्या होता है वो कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम्स है। इसीलिए कुछ रिएक्शंस जो है वो यूरिया साइकिल का है ना, यूरिया सिंथेसिस, यूरिया साइकिल के दौरान यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। और कुछ जो रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, हिपैटोसाइट सेल्स के साइटोप्लाज्म में। क्योंकि उस मतलब साइटोप्लाज्म में क्यों चल रहा है, क्योंकि वो जो रिएक्शंस हो रहा है वो उन एंजाइम की मदद से हो रहा है जो एंजाइम साइटोप्लाज्म मिल रहा है। अब तुम बोलोगे सर सारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं हो रहा है, अभी सारा माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए नहीं हो रहा कि सारा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, कुछ साइटोप्लाज्म में है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। जितना माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है उतना रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा साइटोप्लाज्म है तो उतना रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलेगा। ठीक है, तो सम रिएक्शन जो है वो देख लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रियल है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, और सम रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपैटोसाइट सेल, हिपैटोसाइट सेल लीवर सेल्स को बोल रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, यूरिया जो सिंथेसाइज हो रहा है, यूरिया जो बन रहा है कहाँ पे, लीवर के हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे अमोनिया बन रहा है, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमोनिया जो है वो रिलीज हुआ, अमोनिया बना, ये अमोनिया जो है वो क्या कर दिया जा रहा है, यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे, उसको CO2 के साथ रिएक्ट करा करके उसको बना दिया जा रहा है यूरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो साइकिल रन हो रहा है वो यूरिया साइकिल है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर में जो मेन, ठीक है, जो मेजर मतलब मेनली जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है उस ऑर्गेनिजम्स का, मुख्य रूप से वो क्या है, यूरिया है। इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा यूरियोटेलिक, मतलब उसके अंदर में जो साइकिल रन कर रहा है ना, वो कैसा है, कैसा साइकिल है, यूरिया साइकिल है। ठीक है ना, और यूरिया साइकिल के दौरान हमेशा यूरिया ही फॉर्म हो रहा है, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा, यूरियोटेलिक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देखो लिख दिया साफ साफ, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए, है ना, या ब्लड से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए हमको, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, है ना, एंड रिक्वायर्ड टू रिमूव द अमोनिया, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी से। एंड यूरिया में क्या चाहिए सर, लेस टॉक्सिक है, और यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमको लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। जितना वाटर हमको अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने में लग रहा है उससे कम पानी हमको यूरिया में लगता है, इसीलिए क्या होता है, यूरिया में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। सर यूरिया को रिमूव करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मॉडरेट अमाउंट, ना ज़्यादा ना कम, बीच का, और सबसे कम किस में लगता है हमको, यूरिक एसिड में। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे वही चीज हम साफ से क्लियर किया है, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेकिंग प्लेस इन द लीवर, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में हो रहा है, और यूरिया जो है याद रखना वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ब्लड में रिलीज हो रहा है, और जो वेन, ठीक है, जो वेन लीवर से बाहर आ रहा है उस वेन में क्या होगा, यूरिया ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में या MCQ में कई बार पूछा हुआ है, यूरिया कंटेंट कौन से वेन का ज्यादा होता है, बोलोगे हिपैटिक वेन का। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वेन क्या है वो लीवर से बाहर आता है, उसमें यूरिया कंटेंट काफी हाई होता है, उसको बोलते हैं हेपेटिक वेन, मैक्सिमम यूरिया कंटेंट। चलो अब हम बात करें क्या, नेक्स्ट, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूरिया टू द किडनी क्या कर रहा है, रिमूव द यूरिया फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब सीधा सा बात है कि अब सुनो, हेपेटिक वेन बाहर आया, हम बताए थे हेपेटिक वेन जो है वो कहाँ जाके ओपन होता है, हेपेटिक वेन का जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है तुम्हारा वेना कावा में, है ना, इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा कहाँ चला जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा जाएगा हार्ट में, हार्ट में भी कहाँ पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एरोटा में, और फिर आर्टरी से फिर वो कहाँ चला जाएगा, फिर जो आर्टरी सप्लाई हुआ किडनी को। अब एक मतलब ये जो एरोटा आर्टरी में डिवाइड हुआ है ना, अब एक आर्टरी जो होगा, एरोटा का ही एक ब्रांच जो है वो आर्टरी, वो क्या होगा, किडनी को सप्लाई होगा, जिसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। पढ़ चुके हम लोग रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी में कैसा है सर, रेनल आर्टरी में सर, अब बोलोगे सर रेनल आर्टरी तो किडनी को सप्लाई हो रहा है सर, उसमें न्यूट्रिएंट है ज़्यादा होगा, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है, ऑक्सीजनेट होकर के आ रहा है। ठीक है,
तो ऐसे ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, हम सही बात कर रहे हो कि भाई रेनल आर्टरी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर में, न्यूट्रिएंट वगैरह है सब कुछ। किडनी को भी क्या करना है भाई, किडनी टिश्यूज को भी क्या सप्लाई करना है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करना है। लेकिन याद रखना, ये सप्लाई तो हो रहा है, ये सप्लाई तो हो रहा है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, लेकिन साथ में उस ब्लड में क्या है, उस ब्लड में यूरिया भी है, यूरिया भी है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, हेपेटिक वेन से आ रहा है, हेपेटिक वेन से इन्फेरियर वेना कावा, देन वो हार्ट में, फिर वो एरोटा, देन आर्टरी, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रेनल आर्टरी उसमें यूरिया कंटेंट हाई है। अब क्या होगा सर, अब ये जो रेनल आर्टरी किडनी में गया, किडनी में एंटर करने के बाद क्या करता है, ये ब्रांचिंग करता है। इसका फाइन ब्रांच हम क्या नाम बताते हैं, रेनल आर्टरी का ही जो फाइन ब्रांच होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड लेके कहाँ पे आ रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, है ना। एफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड लेकर कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल तो फर्दर क्या करता है, फर्दर ये ब्रांचिंग करके या ब्रेक होकर क्या बना देता है, कैपिलरीज बना देता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर में जो ब्लड है वो उसमें कैसा होगा, उसमें यूरिया ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। अब किडनी क्या करेगा भाई, किडनी का काम है उस ब्लड में से यूरिया को क्या करना, यूरिया को रिमूव करना, उस ब्लड में से यूरिया को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से निकालना, एक्सट्रैक्ट करके क्या करना, उसको कहीं ना कहीं उसको फिल्ट्रेट करके, है ना, आगे चल के फिर उसको जब पहुंचाया जाएगा किसमें, नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में, तो वहां पे जाने के बाद, है ना, वहां पे जाने के बाद फिर वहां से क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होकर के फिर वहां पे हम लोग बोल देते हैं कि वो यूरिन है। जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, प्लाज्मा जो फिल्टर होकर के नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, वहां पे हम लोग यूरिन टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एज ए फिल्ट्रेट है। उसका जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट का, वो प्लाज्मा के ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है। मतलब कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है, वो प्लाज्मा के ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन के इक्वल है। यानी प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल, और नेफ्रिक फिल्ट्रेट का भी कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल। अब ये ऐसा क्यों होता है, हम आगे बात करेंगे आराबासी में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, किडनी क्या किया, किडनी ने क्या किया भाई, अंदर एंट्री किया, रेनल आर्टरी ब्रांचिंग के आर्टरियोल बना, और उसमें से क्या हुआ, किडनी क्या किया, जितने सारे यूरिया था उसको वहां से उस ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं उसको फिल्ट्रेट करा दिया। फिल्ट्रेट करा के कहाँ भेज दिया, उसको नेफ्रिक फिल्टर बना करके उसको बोमेस कैप्सूल भेज दिया कि भाई अब तुम यूरिन बन जाओ, ठीक है। और यूरिन में कहीं ना कहीं हम उस यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर बात समझ में आया, ये चीज है। तो हमको इतना पता चल रहा है कि भाई किडनी के अंदर में यूरिया बन नहीं रहा, बल्कि किडनी क्या कर रहा है, ब्लड में से यूरिया को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं यूरिन बनाने में हेल्प कर रहा है। क्लियर बात समझ में आ गया। तो चलो अब हम क्या बोल सकते हैं, द साइकिल थ्रू विच द यूरिया इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। जिस साइकिल के थ्रू याद रखना यहाँ पे जो यूरिया प्रोड्यूस होता है उस साइकिल को हम लोग बोल देते हैं यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ चल रहा है ऑर्निथिन साइकिल, लीवर में चल रहा है, यूरिया को जो बनाया जा रहा है। नोट याद रखना है यहाँ पे हम लोग को। देखो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल के थ्रू दो मेन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है कहीं ना कहीं बॉडी से। दो मेन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम क्या है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। आरब भाषा में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लोग पढ़े हैं ना। कहीं ना कहीं तुम देखो यूरिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है यूरिया साइकिल के दौरान, कहीं ना कहीं यूरिया कैसे बन रहा है, कहीं ना कहीं अमोनिया बन रहा है अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से, डीएमिनेशन से। और ये जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा कर क्या बना दिया जा रहा है, ठीक है, यूरिया बना दिया जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे इसे समझना कि यहाँ पे दो मेन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो यूरिया साइकिल के दौरान रिमूव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यहाँ पे दो मेन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम बताओ। अब तुम सोचो, अब तुम बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल ही है देखा जाए तो। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है आर समझ में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता था, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड तो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, है ना। कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, एसिडिटी को बढ़ा रहा है ना। ब्लड का जो पीएच है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। हम बताया था ब्लड का जब पीएच डिस्टर्ब होगा तो हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम होने लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ये भी चीज़ अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को दोनों को रिमूव करना होता है, ठीक है। नोट पॉइंट यहाँ पे और क्या याद रखना है, देखो यूरिया साइकिल जो है वो हेपेटोसाइट सेल्स ऑफ द लीवर सेल में चल रहा है, लीवर के हेपेटोसाइट सेल में हो रहा है, ठीक है। पहला दो एंजाइम जो होता है वो याद रखना माइटोकॉन्ड्रियल होता है, अभी हम बताए थे। यूरिया का जो सिंथेसिस हो रहा है यूरिया साइकिल के दौरान, उसमें पहला दो एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल होता है, यानी ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। एंड अदर इज साइटोप्लाज्मिक। बाकी का जो आगे का रिएक्शन है मतलब माइटोकॉन्ड्रियल के होने के बाद बाकी जो है वो साइटोप्लाज्मिक है, कि वो एंजाइम कहाँ मिले उस रिएक्शंस के लिए, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यूरिया साइकिल देखो लिख दिया साफ साफ कि रिमूव करे दो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट,
बॉडी से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये लिख दिए। और एक चीज़ याद रखना है, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर द 2 नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ये बस अभी याद रखना, ठीक है। ये फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, हालांकि इसका भी जरूरत नहीं है, लेकिन बाय चांस आ गया तो फिर समझ रहे हो ना, इसीलिए हम बता दे रहे सेफ्टी के लिए, कि बस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्या क्वेश्चन दे देगा कि 2 नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, 2 नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स है, ठीक है। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स मतलब सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन जो है वो इन्वॉल्व है किसके अंदर में, यूरिया साइकिल के अंदर में। तो यूरिया साइकिल के अंदर में याद रखना है ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, ये 2 नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो है वो इन्वॉल्व है यूरिया साइकिल में, ध्यान रखना। अर्जिनिन जो है इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि फॉर्म्ड हो रहा है ड्यूरिंग द यूरिया सिंथेसिस। यूरिया जो बन रहा है उस ड्यूरेशन में, यूरिया के सिंथेसिस के दौरान ही क्या हो रहा है, वहाँ पे याद रखना ये जो अर्जिनिन है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये बन रहा है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का हम स्टेप्स देख रहे हैं। देखो पहला अगर हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स का, तो पहला चीज़ है यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ध्यान से समझना। देखो यूरिन को जो बनाया जा रहा है, यूरिन जो फॉर्म हो रहा है, तो इसमें 3 स्टेप्स ध्यान रखना है मेनली, 3 स्टेप्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। क्या हो रहा है सर इसमें, पहले अगर हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, नेफ्रिक फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, पहले हम बता रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, याद रखना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या होता है, जो प्लाज्मा है वो फिल्ट्रेट होकर के, फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट बनता है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू ही क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होकर के कहाँ पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर में और बन रहा है फिल्ट्रेट, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है, अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है कि एकदम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम फाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे याद रखना जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े सेल्स है वो फिल्टर नहीं होंगे। मतलब सर, मतलब यहाँ पे ये हुआ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ फिल्टर नहीं होता है। ब्लड में से अगर बात करेंगे, एक्चुअली हम अगर बात करेंगे तो प्लाज्मा, किडनी की तरफ ब्लड का सप्लाई हो रहा है, लेकिन हम लोग काउंट करते हैं प्लाज्मा को। हम आगे पढ़ेंगे जो प्लाज्मा फ्लो है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, हम आगे बात करेंगे, वो 650 होता है, हम आगे बात करेंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब फिल्टर नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ब्लड में याद रखना, अगर ब्लड में से यानी प्लाज्मा में से अगर ये प्रोटीन फिल्टर होने लग गया और फिल्टर होकर के यूरिन में आ रहा है, तो इसका मतलब याद रखना प्रॉब्लम है। आरबीसी कभी भी यूरिन में नहीं आना चाहिए, ब्लड कभी भी यूरिन में नहीं आना चाहिए, प्रोटीन कभी भी यूरिन में नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है। इस तरह से याद रखना, मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ याद रखना। तो हम इतना पता चल रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह फिल्टर नहीं हो रहा है, और प्लाज्मा का जो बड़े बड़े प्रोटीन्स है वो इन पोर के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है, बड़े साइज का है, पोर छोटा है, फिल्ट्रेशन स्लिट छोटा है, और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, एल्बुमिन है, प्रोटीन है, ये सब कुछ क्या है, बड़े साइज का है। तो छोटा पोर है, फिल्ट्रेशन जी छोटा है, आरबीसी बड़ा है, तो कैसे निकलेगा वहां से, आरबीसी में ना, इसलिए वो निकल नहीं सकता है इस फिल्ट्रेशन स्लिट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, इट अकर्स थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। हम ये भी बता चुके थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। कैसे होता था ये बताए थे, कौन सा याद आ रहा, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कैसे बनता था, बोमेन्स कैप्सूल का जो विसरल लेयर्स था, अंदर वाला लेयर्स था, उसमें एपिथेलियम का जो लेयर है उसमें जो सेल था, पोडोसाइट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स था, उसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन था, और वहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी, स्पेशल काइंड ऑफ कैपिलरी जिसको हम बोले थे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, स्पेशल तरह का उसमें पोर था, फेनेस्ट्रे बोले थे। उस कैपिलरी का जो एपिथेलियम था, एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है ना, तो जो एंडोथेलियल सेल्स था उसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन था। तो एंडोथेलियल सेल्स यानी एंडोथेलियम उसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल का विसरल लेयर में जो एपिथेलियम है उसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में यहाँ पे 3 लेयर्स हो गया, 2 सेलुलर लेयर्स हो गया, और बीच में क्या हो गया, 2 सेलुलर के बीच में क्या है हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
ठीक है। ये तीनों मिलके क्या क्या बनाता है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स बनाता है, और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, जो चीज़ें हैं, जो फ्लूइड्स है, जो प्लाज्मा है, वो फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करके फिल्ट्रेट फॉर्म कराता है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो क्या होता है। अब एक चीज़ समझना है हमको यहाँ पे कि ये फिल्ट्रेशन होता कैसे है। सुनो, यहाँ पे एक प्रेशर है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे होता है, ध्यान सुनो। पहले क्या होता है, हम तुम लोग बताए थे कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, जो कि रेनल आर्टरी का फाइन ब्रांच है, और एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहा है, ब्लड लेकर के आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। हम बताए थे कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो वाइड है ना, इसका ल्यूमेन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है। तो अब तुम ही सोचो, इफरेंट आर्ट्रियोल हम बताए थे कि इफरेंट आर्ट्रियोल क्या है, नैरो है, एफरेंट आर्ट्रियोल वाइड है। तो ब्लड जो है वो बहुत तेजी से, देखो आर्टरी है ना, तो आर्टरी में तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। हमको पता है आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका मीडिया हम बताए थे 3 लेयर था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। जो मीडिया वाला लेयर था आर्टरी के वॉल में वो थिक होता है, तो आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, कम होता है। वेन में हम बताए थे ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, इसलिए वेन का ल्यूमेन क्या होता है, वाइड होता है। आर भाषा में तो ये क्या है सर, आर्टरी है, तो आर्टरी का ल्यूमेन कम है क्योंकि ट्यूनिका मीडिया थिक है, और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि आर्टरी के पीछे में क्या है सर, एरोटा है, एरोटा के पीछे में कौन है, हार्ट है। यानी यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो हार्ट के कारण है। हार्ट जो पंप कर रहा है वो पंप कहीं ना कहीं वो प्रेशर उसमें किसमें, ब्लड में क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और वो जो प्रेशर जो फ्लो कर रहा है किसके अंदर में, एफरेंट आर्ट्रियोल में बहुत तेजी के साथ ब्लड आ रहा है। तो ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल में बहुत तेजी के साथ आ रहा है, ल्यूमेन वाइड है, और चूंकि इफरेंट आर्ट्रियोल में याद रखना, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम है, समझ में आ रहा है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होगा, जैसे ही पहुंचेगा ब्लड, तो ब्लड क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। बोलो सर क्यों, क्योंकि तुम ही सोचो अगर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, देखो ये मान लो क्या है, ये मान लो एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये बना तुम्हारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, और यहाँ पे ये बना दिया हम इस तरह से इफरेंट आर्ट्रियोल। मान लो क्या हो गया हम लोग का, इफरेंट आर्ट्रियोल है। देखो ये हम लोग हल्का सा पतला बनाया, नैरो बनाया। अब देखो ब्लड यहाँ पे, ब्लड को फ्लो होने के लिए यहाँ पे जगह एरिया ज़्यादा मिल रहा है, तो ब्लड बहुत तेजी से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लड कहाँ पे आएगा, फिर ये इस तरह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आया, और फिर ये बहुत तेजी से क्या चाहेगा, इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू निकलना चाहेगा। लेकिन जितना ब्लड यहाँ से स्पीड से आया था इफरेंट आर्ट्रियोल में, उतना स्पीड से निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि इसका एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, डायमीटर कम हो गया। तो ये ब्लड क्या होगा, हल्का सा रुकेगा, पीछे की तरफ आएगा, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रुकता है ये ब्लड। तो जब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ये ब्लड ठहरता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेशर बनता है। तो ये ब्लड कहाँ पे रुक रहा है, ये ब्लड रुक रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रुक रहा है, ठीक है। तो ब्लड क्या है सर, ब्लड एक लिक्विड है, फ्लूइड है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, हम इसको बोलते हैं GHP। सुनो अब इसका मतलब क्या होता है, GHP का मतलब क्या होता है, ये जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर किसके कारण है, ब्लड के कारण है ना। ये प्रेशर किसके कारण है, ब्लड के कारण है। और किस कारण से, ब्लड के रुकने के कारण ये प्रेशर बना है, तो ब्लड के लिक्विड है ना। तो लिक्विड का मतलब क्या हो गया, हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर, फ्लूइड। तो यहाँ पे ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड ही है। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया सर, हाइड्रो वर्ड का मतलब हो गया फ्लूइड, और ब्लड भी एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड जो यहाँ पे किस में रुक रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रुक रहा है, और बना रहा है क्या, प्रेशर। इसके रुकने से उसको क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो प्रेशर इस फ्लूइड के कारण लग रहा है, हाइड्रो मतलब ब्लड जो फ्लूइड के कारण लग रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, उसको बोल देंगे क्या, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आया। अब क्या होगा सर, अब इसी प्रेशर से क्या होगा, जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होकर के इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाहर की तरफ आता है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो एंटर कर जाता है कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में, आरवासन में। और वो बता चुके हैं फिर ये फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। ये फिल्ट्रेशन को पता चल गया, पहले वहाँ पे फेनेस्टर से बाहर आएगा, है ना, जो प्लाज्मा है वो फेनेस्टर से बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू क्या होगा, फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आता है। ये तो फिल्ट्रेशन हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखो लिखा हुआ एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो वाइडर है देन द इफरेंट आर्ट्रियोल, नैरो है, ठीक है। ड्यू टू स्टे ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड के ठहरने के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, याद रखना उसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं GHP। यानी ये कितना होता है, 55 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू पूछ लेता है, याद रखना 55 से लेकर के 60, 55 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये प्रेशर है। इसी प्रेशर से क्या हो रहा है, जो ब्लड में से जो मटेरियल है, जो प्लाज्मा है, वो फिल्टर होकर के कहाँ आता है, बोमेन्स कैप्सूल में आता है। समझ में आ रहा है इतना। चलो अब एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि GHP क्या कर रहा है सर, GHP जो है याद रखना ये प्रोमोट कर रहा है किसको, फिल्ट्रेशन को। GHP क्या कर रहा है,
ये फिल्ट्रेशन को प्रोमोट कर रहा है, मतलब जीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं ये फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन को। अगर ये प्रेशर, अगर जीएसपी वाला प्रेशर नहीं लगता, अगर ये प्रेशर ज़्यादा नहीं होता तो कहीं ना कहीं याद रखना ये फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता प्लाज्मा का, और फिर ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है, यूरिन जो बन रहा है, कहीं ना कहीं ये फॉर्म नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है? इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो हम क्या बोले। अब एक है हम लोग का बीसीओपी। बीसीओपी का मतलब क्या होता है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हम बताया 3 प्रेशर लग रहे हैं यहाँ पे। एक हम लोग अभी बताया ना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बात किए। अब हम बात करें बीसीओपी। ये क्या है सर? देखो, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये किस कारण से? देखो, एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग के ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन है। ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? कोलॉइडल प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन। कहाँ पे? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में ये जो कोलॉइडल प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये जो सीरम एल्बुमिन है, इसके कारण क्या होता है याद रखना, ये प्रेशर बनता है। इसको बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये क्या करता है सर? सर ये जो है ना, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब होता है ये रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। ये प्रेशर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा, ये कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण फिल्ट्रेशन प्रोसेस रुक जाए। ये फिल्ट्रेशन को ये मतलब रोकने का कोशिश कर रहा है, ये रोकना चाह रहा है, ये फिल्ट्रेशन को प्रोमोट नहीं कर रहा है, याद रखना। तो कुछ प्रेशर यहाँ पे ऐसा होगा जो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, रुकने की कोशिश करेगा, और कुछ प्रेशर ऐसा होगा जो फिल्ट्रेशन को प्रोमोट करेगा, यानी फिल्ट्रेशन कराएगा वो। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसके कारण फिल्ट्रेशन होगा, और कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। आ रहा बात समझ में? तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका प्रेशर का वैल्यू याद रखना है 30 से लेकर के 32 mm ऑफ मर्क्यूरी। 30 से लेके 32 तक इसका वैल्यू होता है ये प्रेशर। और ये प्रेशर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रोक रहा है, ठीक है। अब तीसरा एक हम लोग का है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखते हैं CHP। क्या होता है? देखो एक चीज समझना, जैसे मान लो ये इस तरह से बोमेंस कैप्सूल है, ये क्या है? इस तरह बोमेन कैप्सूल है, ये रहा PCT, यहाँ पे ये PCT है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इस तरह से ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ठीक है, और ये इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, ठीक है, वो लगातार क्या हो रहा है, वो लगातार फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है। लगातार जो प्लाज्मा फिल्टर होकर के कहाँ आ रहा है? बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है। और ये फ्लूइड जो फिल्टर हो गया है वो बोमेंस कैप्सूल में क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से और फ्लूइड फिल्टर होकर के नीचे आना चाह रहा है, लेकिन जो फ्लूइड पहले से फिल्टर हो गया है और वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर इकट्ठा है, वो फिल्ट्रेट क्या करेगा? वो फिल्ट्रेट क्या कर रहा है? वो हो रहे फिल्टर को, और भी जो फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, उसको क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि सर सीधा सा बात है कि भाई लगातार जो कहीं ना कहीं प्लाज्मा जो फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ रहा है, ये बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो रहा है। तो जब ये अंदर की तरफ इकट्ठा होगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये फिल्ट्रेट क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ये प्रेशर जो लगाएगा बाहर की तरफ, और ये उन प्लाज्मा को फिल्टर होने से रोकेगा, याद रखना, जो अब फिल्टर हो रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि जो फिल्ट्रेट हो गया है वो कहीं ना कहीं क्या लगाएगा? वो एक अपोजिंग प्रेशर लगाएगा, ताकि हो रहे फिल्टर को, अभी देखो फिल्ट्रेशन तो कंटिन्यूअस हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि फिल्ट्रेट बन गया और फिल्ट्रेट बनने के बाद फिर हम उसको अब फिल्ट्रेट नहीं करेंगे। फिल्ट्रेट धीरे 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 बनता रहता है, समझ में आ रहा है ना। और जो बन गया है, जो मतलब फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट बन गया है, वो भी कहीं ना कहीं बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो रहा है, और इसके इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं क्या करेगा? ये एक कहीं ना कहीं प्रेशर लगाएगा, और इसके प्रेशर के कारण जो और फ्लूइड ऊपर से फिल्टर होकर नीचे आना चाह रहा है उसको आने नहीं देगा, उसको रोकेगा, उसको अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? इसी चीज को बोल देते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो फ्लूइड फिल्टर हो गया है और बोमेंस कैप्सूल में आ गया है, वो ऑलरेडी फिल्टर्ड फ्लूइड कहीं ना कहीं, और जो फिल्टर हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको क्या कर रहा है? फिल्टर होने से रोक रहा है। आर बात समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि द फ्लूइड विच इज ऑलरेडी लिखा प्रेजेंट इन the fluid already present in the cavity of the Bowman's capsule will oppose this filtration। ये क्या कर रहा है? ये filtration process को oppose कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये filtration process को oppose कर रहा है, यानी further filtrations को रोक रहा है। समझ में आ रहा ना? ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे जो CHP है, CHP ये रेजिस्ट कर रहा था फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रोक रहा है इसको। इसका वैल्यू याद रखना 18 mm ऑफ मर्क्यूरी, 18 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब सुनो, 3 प्रेशर का भी हम बात किए। एक बात की कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक बात की हम लोग कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक बात की हम लोग ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 3 प्रेशर का बात किए। अब इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें से रोकने वाला भी तो है ना। अगर रोकने वाला प्रेशर का वैल्यू
फिल्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोमोट करने वाले प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रोकने वाले प्रेशर ज़्यादा है, कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को मतलब बनाने वाले प्रेशर से अगर ज़्यादा है उसका, तो कहीं ना कहीं रुकेगा ना, समझ में आ रहा? तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये रुक जाएगा, ये तो कहीं नहीं बन नहीं पाएगा। तुम सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिंग प्रेशर है, यानी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों ये क्या कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रोक रहा है। लेकिन क्लोइडल जो हम लोग का कौन सा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है। तो इसका वैल्यू, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, हमेशा किससे ज़्यादा होगा, इन दोनों से ज़्यादा होगा। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा और तुम्हारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। इन दोनों को अगर तुम जोड़ दोगे तो भी इनका वैल्यू याद रखना, जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है उससे उसका वैल्यू कभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के दिखाते, देखो यहाँ पे देखो, तो हम बोलेंगे NFP यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इसको बोलते हैं, या इसी चीज़ को बोलते हैं EFP यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। हमको पता है कि भाई ऊपर से लग रहा है प्रेशर, नीचे से भी अपोजिंग प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना से ज़्यादा होगा उतना ही से तो फिल्ट्रेशन होगा, समझ में आ रहा है? अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या, फिल्ट्रेशन तो रुक जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला ज़्यादा है, आप मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोमोट करने वाला प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है, और अपोजिंग वाला जो प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपोज कर रहा है उसका वैल्यू कम रहेगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और जितना से होगा उतना ही ज़्यादा है, हम बोल देंगे जितना से मतलब फिल्टर बन रहा है मतलब उतना ही से ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? तो दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, BCOP और CSP को ऐड करो, 32 और 18, ये दोनों क्या कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा था, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद किसका वैल्यू कितना है, देखो इसका फाइनल वैल्यू है हम लोग का कितना, लगभग 50 है। देखो अभी भी क्या है, GSP कितना है, 60 अकेला है। अभी भी ये क्या है, 10 से ज़्यादा है। अभी भी ये क्या लगा रहा है, 10 ज़्यादा मतलब प्रेशर लगा रहा है, मतलब ये जो 10 लगा रहा है ना ज़्यादा, यही क्या हो गया, यही प्रेशर जो है वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है। इसी प्रेशर के कारण से क्या हो रहा है, इतना ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होकर के बोमस कैप्सूल में पहुंच रहा है, फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा NFP यानी 10 mm ऑफ मर्क्यूरी, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। जितना से ज़्यादा है वो प्रेशर, उतना ही से फिल्टर होकर के वो चीज़ बोमस कैप्सूल में आता है, फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। समझ में आया, क्लियर है? अच्छा अब सुनो क्या बोल रहे हैं। अब जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, समझो क्या बोलने का मतलब है। अब देखो किडनी का थोड़ा सप्लाई देख लेते हैं, किडनी को कितना मिल रहा है और किस तरह से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ थोड़ा देखना है तो आप लोग को। देखो हमको पता है कि जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है 1 मिनट में। हमको पता है कि जो हार्ट है वो 1 मिनट में जो है वो 1 मिनट में 72 बार बीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जो हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को बॉडी तक पहुंचा रहा है। उसी 5 लीटर ऑफ ब्लड को, जो 5 लीटर ब्लड बॉडी को पहुंच रहा है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को पहुंच रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंच रहा है, ये 5 लीटर ब्लड जो कि हार्ट ने पंप किया है, इसको बोल दिया कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट बोलो या 5 लीटर बोलो, इसी 5 लीटर का या इसी कार्डियक आउटपुट का, इसी 5 लीटर का या इसी कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/5 यानी 20% ब्लड जो है वो दोनों किडनी के 2 मिलियन नेफ्रॉन, या ऐसे बोलते दो किडनी को क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। पहले किडनी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। 1 मिनट में देखो साफ साफ लिख दिया है कि भाई 5 लीटर का, या 5 लीटर मतलब कार्डियक आउटपुट हो गया, 1 मिनट के हिसाब से बात हो रहा है, यानी 5 लीटर यानी कार्डियक आउटपुट जो बॉडी को पहुंचाया जा रहा है उसका 1/5 यानी 1/5 20% ब्लड जो है वो कहाँ सप्लाई हो रहा है, दोनों किडनी को सप्लाई हो रहा है 1 मिनट में सप्लाई हो रहा है। इसको बोलते हैं कि कौन पहुंचा रहा है, रीनल आर्टरी। समझ में आ रहा है? तो रीनल आर्टरी 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का 1/5 यानी कितना हो गया 20% ब्लड जो है दोनों किडनी को क्या कर रहा है 1 मिनट में पहुंचा रहा है, रीनल आर्टरी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो बात की परसेंट में बात की है, परसेंटेज के हिसाब से बात की है। लेकिन याद रखना ये रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी किडनी को के अंदर एंटर तो करता है, लेकिन ब्लड कहाँ जाता है सर, ब्लड तो जाता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जाता है, हमको पता है। तो रीनल आर्टरी क्या करता है, किडनी में एंटर करने के बाद क्या करता है, ये ब्रांचिंग करता है, और इसका जो फाइन ब्रांच होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। यानी ये रीनल आर्टरी तो हम लोग पढ़ते हैं कि रीनल आर्टरी किडनी को सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन रीनल आर्टरी जो है वो तो आगे जाकर के न्यूरॉन मतलब कहीं ना कहीं नेफ्रॉन में जा रहा है ना, समझ में ना, नेफ्रॉन की तरफ जा रहा है। तो एफरेंट आर्टरी जो है वो कहीं ना कहीं ये किधर जा रहा है, नेफ्रॉन को के पास जा रहा है, ताकि ये इसके अंदर जितना सारा यूरिया वगैरह है वो फिल्टर होकर के कहाँ पे पहुँचे, बोमस कैप्सूल तक पहुँचे।
समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं रीनल आर्टरी जो है ये फर्दर एफरेंट आर्ट्रियोल बना रहा है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियर कर दिया। एक मिनट में हम बताए थे तुम लोग को, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन है, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या हो गया, 10 लाख। दूसरा किडनी में भी कितना है, 1 मिलियन यानी 10 लाख, यानी दोनों किडनी में कितना हो गया, 20 लाख हो गया, यानी 2 मिलियन। एक मिनट में याद रखना, एक मिनट में दोनों किडनी के 2 मिलियन यानी 20 लाख नेफ्रॉन को कितना ब्लड पहुंचाया जा रहा है, 1100 से लेकर के 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है। ये चीज याद रखना। अब क्या हुआ सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर रेनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। रेनल प्लाज्मा फ्लो, देखो अब रेनल मतलब किडनी होता है, प्लाज्मा मतलब जो प्लाज्मा का किडनी की तरफ फ्लो हो रहा है, जो किडनी को प्लाज्मा पहुंचाया जा रहा है, किडनी की तरफ जो प्लाज्मा का फ्लो है उसको बोलते हैं रेनल प्लाज्मा फ्लो। अब तुम बोलो सर प्लाज्मा खाली थोड़ी जा रहा है, ब्लड भी तो जा रहा है, ब्लड भी जा रहा है, लेकिन हम लोग मेनली काउंट करते हैं प्लाज्मा को, ठीक है। समझ में मेनली हम लोग किसका काउंट हो रहा है यहाँ पे, प्लाज्मा का, क्योंकि जो भी फिल्ट्रेशन होता है ना, फिल्ट्रेशन जो होता है ना, आरबी से तो फिल्टर ही नहीं होता है, डब्ल्यूबी से तो फिल्टर होता ही नहीं है, प्लेटलेट भी फिल्टर होता ही नहीं है, तो सेलुलर वाला पार्ट तो खत्म, साइड हो गया, बचा क्या सर, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है सर, प्लाज्मा में प्रोटीन है, प्रोटीन भी तो फिल्टर नहीं होता है ना, समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मा में से माइनस कर देंगे क्या, प्लाज्मा में से माइनस कर देंगे प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो क्या है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा फिल्ट्रेट। समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मा में से हम क्या कर देंगे, प्लाज्मा प्रोटीन हटा देंगे, जो बच जाएगा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन क्यों हटा रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन हटाने का मतलब वो फिल्टर नहीं हो रहा है, प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा प्रोटीन हटा रहे हैं उसका फिल्टर नहीं हो रहा है, वो हटा दिए हम उसको, और जो बच गया है वो क्या हो गया हम लोग का, वो हो गया तुम्हारा फिल्ट्रेट, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेनल प्लाज्मा फ्लो का। तो रेनल प्लाज्मा फ्लो का अमाउंट याद रखना है कि इट इज द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेनल प्लाज्मा फ्लो, ये तुम्हारा बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द ब्लड बोथ किडनी, ठीक है, दोनों किडनी के थ्रू, मतलब दोनों किडनी की तरफ जो कहीं ना कहीं ब्लड प्लाज्मा का जो फ्लो है, यानी जो ब्लड प्लाज्मा को दोनों किडनी को पहुंचाया जा रहा है, दोनों किडनी मतलब सर यानी एक किडनी में कितना है सर, 1 मिलियन है, दो किडनी में कितना है, 2 मिलियन है, यानी 2 मिलियन नेफ्रॉन यानी 20 लाख नेफ्रॉन को 1 मिनट में जो ब्लड प्लाज्मा का फ्लो हो रहा है, ये सप्लाई हो रहा है, उसको बोल देते हैं रेनल प्लाज्मा फ्लो। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट में बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 650 ml पर मिनट, 650 ml पर मिनट। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द बोथ किडनी पर मिनट। अब सुनो, फिल्टर तो हो रहा है, फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद क्या बनेगा सर, फिल्टर होने के बाद बनेगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कहाँ बनेगा, बोमेस कैप्सूल में बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा याद रखना, 180 लीटर। 180 लीटर मतलब क्या हो गया, समझो 180 लीटर मतलब क्या हो गया, 125 ml। ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये एकदम ध्यान से देख के जाना, ये क्वेश्चन आता है जी, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द बोथ किडनी पर मिनट। 1 मिनट में दोनों किडनी के द्वारा, 1 मिनट में दोनों किडनी के द्वारा जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाया जा रहा है 1 मिनट में, उसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लगभग कितना होता है याद रखना, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर में, हेल्दी इंडिविजुअल का बात करेंगे तो GFR का जो वैल्यू है वो तय होता है, याद रखना 125 यानी 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml बन रहा है, 1 मिनट में 125 ml, तुम समझ रहे हो, 1 मिनट में, यानी कितना हो गया, एक दिन के हिसाब से बात करोगे तो 180 लीटर, एक दिन में 180 लीटर। अब तुम ध्यान से सुनो, ये एक दिन में एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर में एक दिन में ये जो 180 लीटर जो प्लाज्मा फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है बोमेस कैप्सूल में, क्या इतना फिल्ट्रेट हम लोग यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। यूरिन कितना बनता है सर, यूरिन तो पूरा दिन भर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट करते हैं हम लोग। 180 लीटर का क्या होगा सर, अब तुम ही सोचो, अगर इतना ज़्यादा वाटर का लॉस कर देंगे, जो फिल्ट्रेट बना है टोटल ये 120 लीटर फिल्ट्रेट, अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल से इतना फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा बॉडी से, तो समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उस इंसान को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा का सारा वाटर का लॉस हो जाएगा, बॉडी के अंदर का जितना सारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ना, जितना सारा मेटाबॉलिक पाथवे है वो सब मेटाबॉलिज्म सब स्टॉप हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का पानी खत्म हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रहा है। इसलिए क्या होता है याद रखना, ये जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, ये जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, ये कभी भी यूरिन के फॉर्म में इतना फिल्ट्रेट कभी भी यूरिन नहीं बन रहा है। ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेट को हम लोग यूरिन बना करके बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, इस फिल्ट्रेट को वापस फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब मतलब इसका जरूरत है बॉडी को। क्यों जरूरत है सर, ये जो फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट के अंदर में बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी है, जैसे ग्लूकोज है इसके अंदर में, और इसके अंदर में अमीनो एसिड्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयंस है, जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिसको हम नहीं चाहते कि यूरिन में जाए।
चूंकि वो GFR यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो चूंकि ज़्यादा था, उस कारण से क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है फिल्टर हो गए। लेकिन हम नहीं चाहते कितना ये सारा चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकल जाए, ये सब का सब क्या हो जाए, यूरिन में पास आउट हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस फिल्ट्रेट में से मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को क्या कर लेंगे, रीएब्जॉर्ब करवा देंगे। समझ में आ रहा? तो याद रख लेना, ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है, फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट। अब क्या क्या एब्जॉर्ब होगा वो हम आगे देखेंगे। तो एक से लेकर के 1.5 लीटर तक यूरिन बनता है एक दिन में, ठीक है। और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपको जो नहीं कि 1.5 लीटर ही बने, उससे कुछ कम भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि हम वाटर कितना इनटेक कर रहे हैं, वाटर कंजप्शन कितना है, ठीक है, पानी में कितना पी रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या क्या चीज़ जो है सर वो फिल्टर नहीं होता है, क्या क्या चीज़ जो है वो फिल्टर नहीं होता है। देखो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम बताया, अभी भी तुम लोग बताया, आरबीसी जो है वो फिल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है वो फिल्टर नहीं हो रहा है, प्लेटलेट भी फिल्टर नहीं हो रहा है, और प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से बड़ा है, इसलिए पोर के थ्रू निकल नहीं पाता है आर पार। समझ में आ रहा है? इसलिए सब कुछ फिल्टर नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो हुआ क्या सर, क्योंकि देखो लिख दिया फिल्ट्रेशन स्लिट इज अ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू दिस सेल, ठीक है। तो फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड आता है बोमेंस कैप्सूल में, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे क्या, फिल्ट्रेट। देखो बोमेंस कैप्सूल में जो भी फिल्टर होकर आता है उसको हम लोग यूरिन नहीं बोलेंगे, यूरिन बोलना गलत हो जाएगा वहाँ पे। याद रखना, यूरिन कहाँ पे बोलते हैं, डीसीटी में बोलते हैं। जब ये जो हम लोग का फिल्ट्रेट जब ये पहुँचेगा कहाँ पे, लास्ट पार्ट मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जो डीसीटी वाला पार्ट है, लास्ट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, डीसीटी में, वहाँ पर जब ये पहुँचेगा तब उस समय हम क्या बोलेंगे, इसको यूरिन बोलेंगे। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट ही बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिल्ट्रेट का अगर बात करेंगे तो फिल्ट्रेट क्या है सर, प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा में से क्या करें, माइनस करें प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में से जब हम प्लाज्मा प्रोटीन को हटा देंगे तो फाइनली मेरे पास में क्या आ जाएगा, फाइनली मेरे पास में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हम लोग का, वो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेट है, ठीक है। वो क्या हो गया हम लोग का, फिल्ट्रेट है। मतलब एक चीज़ ये याद रखना है, ये तो फिल्टर हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब फिल्ट्रेट का मतलब क्या हो गया भाई, फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब उसका जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, वो प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के इक्वल होता है। यानी प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल, और जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है उसका भी जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल। समझ में आ रहा है? इन दोनों कैसा होता है, यानी बोल सकते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी, वो क्या है, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा है, ठीक है। समझ में आया? तो फिल्ट्रेट क्या हो गया, प्लाज्मा में से हम क्या कर दिए, प्लाज्मा प्रोटीन हटा दिए, मतलब एक चीज क्या हो गया, मेरे पास में फिल्ट्रेट बन गया। तो फिल्ट्रेट क्या कंटेन कर रहा है सर, फिल्ट्रेट कंटेन कर रहा है, याद रखना, ग्लूकोज कंटेन कर रहा है, अमीनो एसिड कंटेन कर रहा है, सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, और वाटर है। ये सब कुछ है, ये फिल्ट्रेट के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर क्या, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हुआ, हम बात करें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे एक चीज समझना है यहाँ पे। अभी देखो हम बताया था तुम लोग को, क्या बताया कि जो फिल्ट्रेट बना है कितना भरा, 180 लीटर, ठीक है, 180 लीटर। लेकिन देखो लिखा हुआ है 180 जो लीटर फिल्ट्रेट बना है, इसको हम लोग कभी भी पास नहीं करते यूरिन के फॉर्म। इतना फिल्ट्रेट कभी भी बॉडी से निकलता नहीं यूरिन के फॉर्म में। क्या कर रहे हैं सर, इसका 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल यानी इसमें जो तुम्हारा पीसीटी है और जो डीसीटी है, याद रखना ये क्या कर रहा है, ये रीएब्जॉर्ब कर रहा है। पीसीटी और डीसीटी जो है ये क्या कर रहा है, ये फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ पे, और रीएब्जॉर्ब कर कहाँ भेजेगा, ये भेज देगा इस चीज को ब्लड में। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अगल बगल क्या बताए थे, जो नेफ्रॉन है, जो ट्यूब्यूल्स है ना, किडनी ट्यूब्यूल है, उसके चारों तरफ क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है वो अगल बगल में क्यों है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी अगल बगल में इसलिए है कि जो फिल्ट्रेट बना है उस फिल्ट्रेट में जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो काम का चीज़ है, जिसको वापस से कहाँ डालना है, वापस उसको ब्लड में भेज देना है। हम चाहते हैं इतना सारा जो फिल्ट्रेट बना है, इतना फिल्ट्रेट को हमको यूरिन के फॉर्म में जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ उसमें फायदेमंद भी है, यूजफुल भी है, बेनिफिशियल भी है। इसको वापस से कहाँ भेजना चाहते हैं, इसको वापस से भेजना चाहते हैं कि भाई ये वापस से ब्लड में चला जाए, यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में चला जाए। तो कैसे जाएगा ये, अभी तो ये फिल्ट्रेट कहाँ पे है, ये तो ट्यूब्यूल के अंदर है ना, पीसीटी के अंदर में है। समझ में आ रहा? ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्स ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर में फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेट को पहले एब्जॉर्ब कौन करेगा, फिल्ट्रेट को पहले एब्जॉर्ब करेगा कौन, ये जो पीसीटी का सेल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स,
ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स क्या करेगा, इस फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब करके इसको भेजेगा कहाँ पे, ब्लड में भेजेगा। समझ में आ रहा है, ये भी बहुत जरूरी है याद रखना। तो यहाँ पे याद रखना है 99% जो फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो रहा है रेनल टिब्यूल के द्वारा, यानी पीसीटी और डीसीटी का बात हो रहा है, ये रीएब्जॉर्ब होकर जा कहाँ रहा है सर, ये ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ब्लड में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में जा रहा है। क्लियर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो जो मटेरियल का हमारे बॉडी में दरकार है, रिक्वायर है, उसका ऐसे मटेरियल को फिल्ट्रेट में से सिलेक्ट करके कहाँ भेजा जा रहा है, इसको वापस से ब्लड में भेजा जा रहा है। कौन सिलेक्ट कर रहा है, पीसीटी और डीसीटी का सेल। समझ में, इसीलिए बोलते हैं इसको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सिलेक्ट करके फिल्ट्रेट में से रीएब्जॉर्ब करके पीसीटी का सेल कहाँ भेज रहा है, डीसीटी का सेल कहाँ भेज रहा है, ब्लड के अंदर भेज रहा है। क्योंकि ये जाएगा ब्लड में तो फिर ब्लड का भी कहीं ना कहीं इसका जो बैलेंस है, ठीक है ना, पीएच बैलेंस हुआ, यानी जो एसिड बेस बैलेंस है, ये सब कुछ भी तो मेंटेन करना है ना, तो ये सब कुछ भी मेंटेन करना है। ठीक है, इसे याद रखना, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सुनो, अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स है किसके अंदर में, डिफरेंट सेगमेंट, ये सब एनसीईआरटी का लाइन याद रखना, ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स का मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब क्या अलग अलग सेगमेंट्स है किसका, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का जो अलग अलग सेगमेंट्स है, उस अलग अलग सेगमेंट्स का जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग मतलब कौन सा, एपिथेलियल लाइनिंग, यानी जो एपिथेलियल सेल्स है जो एक लाइनिंग बना रहा है। याद रखना, वो जो ट्यूबुलर एपिथेलियल लाइनिंग है नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट्स में, देखो ये क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स। क्या मतलब हुआ इसका सर, इसका मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट्स में, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले में, ये जो फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसमें से कुछ रीएब्जॉर्प्शन में क्या लगेगा, कुछ मतलब यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा उसमें क्या लगेगा, तुम्हारा एटीपी लगेगा। मतलब क्या लगेगा उसमें, कुछ में क्या लगेगा, देखो सम रीएब्जॉर्प्शन, कुछ रीएब्जॉर्प्शन में क्या लगेगा सर, एटीपी लगेगा। एटीपी खर्च होकर के, यानी एनर्जी खर्च होकर के ये रीएब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। और कुछ रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो पैसिवली होगा, यानी वहां पे एनर्जी खर्च करके रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। पैसिवली का मतलब क्या होता है, पैसिवली का मतलब होता है जहां पे कोई भी एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस नहीं है, एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, मतलब वो मटेरियल, वो मॉलिक्यूल अपने हाई कंसेंट्रेशन से जहां पे वो ज्यादा है वहां से वो क्या कर रहा है, डिफ्यूज करके उस तरफ आ रहा है जहां पे कंसेंट्रेशन कम है। और बात में तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तुम्हारे नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, याद रखना इसमें कुछ मतलब कुछ में क्या, मतलब कुछ रीएब्जॉर्प्शन ऐसा हो रहा है जिसमें क्या लग रहा है, एटीपी लग रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे जैसे सोडियम आयंस का, वहां पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वहां पे एक्टिवली होगा। ठीक है, अब क्या होगा सर, सुनो, अब क्या बोल रहा है कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फिल्ट्रेट सर बना है, जो फिल्ट्रेट बना है उसमें अभी बताया है, जो फिल्ट्रेट बना है उसमें बहुत सारी यूजफुल या बेनिफिशियल चीजें, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सब कुछ है इसके अंदर में। ये हम नहीं चाहते ये सब कुछ, ये सारे चीजें मतलब ये फिल्ट्रेट आगे चल के यूरिन बनाए और यूरिन से ये सब कुछ बाहर निकल जाए, हम इसको वापस से ब्लड में भेजना चाहते हैं, ब्लड में देना चाहते हैं। ठीक है, अब बोला सर ये आया क्यों, आया इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो ज्यादा था, तो वो क्या किया, अनयूजफुल चीजें भी जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, नाइट्रोजन वेस्ट है उसका तो क्या किया, फिल्ट्रेशन किया ही, लेकिन उसके साथ साथ जो यूजफुल बेनिफिशियल चीजें उसको भी फिल्टर कर दिया। ठीक है ना, तो जो चीज फिल्टर हो गया है उसको हम क्या करेंगे, वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया क्या, ड्यू टू जीएचपी, जीएचपी के कारण होगा, दिस आर द मेनी थिंग्स हैव बीन फिल्टर्ड। जीएचपी के कारण क्या हो गया, बहुत सारी चीजें क्या हो गया, फिल्टर हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते ये सब कुछ क्या हो जाए, ये सब कुछ यूरिन में चला जाए, है ना, ये सब कुछ यूरिन में लूज हो जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्सटेंस लाइक द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन कहाँ पे, फिल्ट्रेट में से आर रीएब्सॉर्ब एक्टिवली। देखो क्या क्या एक्टिवली, मतलब हम बताए थे ना ये चीज कहाँ पे देखो हो रहा है, देखो साफ साफ लिख दिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, अभी बताया था ना, इसका जो रीएब्सॉर्प्शन किया जाएगा, है ना, इसका जो रीएब्सॉर्प्शन किया जाएगा किसके द्वारा, जो तुम्हारे जो पीसीटी, डीसीटी मतलब जो सेगमेंट है, कहीं ना कहीं ये जो नेफ्रॉन के जो सेगमेंट्स है, कहीं ना कहीं ये जो ये सोडियम एंड अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, तो इनको रीअब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। ये एक्टिवली प्रोसेस है, ये एक एक्टिव मैकेनिज्म है जहाँ पे एनर्जी खर्च करके इनको रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। तो तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में, सोडियम को, अमीनो एसिड्स को, ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, एटीपी लग रहा है, एटीपी रिक्वायरिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, आए बात में वही अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट,
ये सब कहाँ से, फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। उसी तरह से बात करें क्या, नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उस फिल्ट्रेट में से नाइट्रोजन वेस्ट को भी क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन वेस्ट को क्यों मतलब ये तो खराब है, इसको तो निकालना है, थोड़ा बहुत ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ बॉडी में क्या होता है, मतलब नुकसान कर सकता है, कहीं ना टॉक्सिक है, बट ये थोड़ा बहुत बॉडी में रहता है, उसमें किसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन वेस्ट जो है ये भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन याद रखना है ये एक्टिवली नहीं होता है, ये पैसिवली होता है, समझ में आ रहा है, ये पैसिवली हो रहा है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से ये डिफ्यूज़ करके उस तरफ आ रहा है जहाँ पे से कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। और क्या हो रहा है सर, ये सब एनसीईआरटी लाइन है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन दी इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। और याद रखना ये जो रीएब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम तुमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। नेफ्रॉन का जो पहला सेगमेंट है, पहला सेगमेंट पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहीं पे क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट से, ठीक है। इसी फिल्ट्रेट से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसका, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयंस का, एंड कुछ यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट का, और यहाँ पे वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन पढ़ लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ लिए। अब हम बात करें ट्यूबुलर सिक्रेशन का। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब होता है ट्यूब में सिक्रेट कर देना। कहाँ से क्या सिक्रेट हो रहा है, सुनो। सबसे पहला बात याद रखना है, जैसे मान लो ये है हम लोग का इस तरह से, ये मान लो क्या है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये मतलब इस तरह से क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया, और यहाँ पे ये इस तरह से क्या है, हमने मान लो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी बोले हैं कि सर यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेट है, मान लो यहाँ पे फिल्ट्रेट है। जस्ट इमेजिन कर लो यहाँ पे क्या है, ये पीसीटी वाला पार्ट है, ये पीसीटी है, यहाँ पे क्या है, बोमेंस कैप्सूल वगैरह होगा, ग्लोमेरुलस होगा, ये सब कुछ पीसीटी है। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, इसमें क्या है, ब्लड है। एक चीज़ दिखा रहे हैं आपमें, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा है, क्या क्या ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है, K+ ज़्यादा है, और यहाँ पे अमोनिया ज़्यादा है, अमोनिया ज़्यादा है। मतलब ये हुआ, फिल्टर तो हुआ, फिल्टर होकर फिल्ट्रेट भी बना, लेकिन फिल्ट्रेट का मकसद क्या था सर, फिल्ट्रेट का मकसद ये था कि ब्लड में से जितना सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, हार्मफुल मेन वेस्ट है, जिसको ब्लड में से निकाल देना है, और निकाले कहीं ना कहीं क्या करना है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देना है। लेकिन ऐसा करने के बाद, फिल्टर होने के बाद भी क्या हो गया, अभी भी ब्लड में H+ आयन, K+ आयन, अमोनियम आयन अभी ब्लड में ज़्यादा है। तो क्या करेंगे सर, इसका क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा ब्लड में अमोनियम आयन, अमोनिया तो खराब है, हाई टॉक्सिक है, इसको भी तो हटाना पड़ेगा ब्लड में से। H+, K+ भी तो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं H+ आयन कहीं ना कहीं क्या कर रही है, pH लेवल चेंज कर रहा है ब्लड का। तो होता क्या है, ये सब कहाँ पहुँच गया है, ये सब पहुँच गया तुम्हारा ब्लड में से, तो फिल्टर हुआ नहीं, तो ये कहाँ पहुँच गया, ये इसमें पहुँच गया ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में होगा ये सब कुछ। ये सब कहाँ पे होगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में होगा, क्योंकि ये तो फिल्टर हुआ नहीं। समझ में आ रहा है, मेरा मकसद क्या था कि भाई ब्लड में से फिल्टर करके इसको क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं फिल्ट्रेट बना करके आगे यूरिन बनाकर बॉडी से निकाल देना है। लेकिन फिल्टर होने के बाद भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ब्लड तो फिल्टर हो गया है, उसमें से K+, H+, अमोनिया निकला है, लेकिन अभी भी ब्लड का K+ आयन, H+ आयन और अमोनियम आयन ज़्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा अमोनियम आयन, K+, H+ आयन है, इसको क्या करना है सर, इसको डायरेक्ट ट्यूब्यूल्स में सिक्रेट कर दिया जाता है। तो ये कहाँ से जाएगा, ये ब्लड में से इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ट्यूबुल में सिक्रेट कर देंगे ऐसे। इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, समझ में आ रहा। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, इसका अपोजिट। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट बना था उस फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स है ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, उसको फिल्ट्रेट में से निकाल करके उसको ब्लड में भेजा गया, यानी ये हुआ तुम्हारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी ट्यूबल्स ने रीएब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में भेज रहा है। और ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबल्स में सिक्रेट कर रहे हैं उन मटेरियल्स को जिनका कॉन्सेंट्रेशन, जिनका परसेंटेज अभी भी ब्लड में ज़्यादा है, फिल्ट्रेशन के बाद भी, फिल्टर होने के बाद भी। समझ में आ रहा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हार्मफुल है, इसको क्या करना है, ट्यूबल्स में डाल दो आप, खत्म। इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या हो गया, इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है, ये हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, आयोनिक यानी आयंस एंड एसिड बेस बैलेंस, किसका, बॉडी फ्लूइड का। बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड का, ब्लड के एसिड बेस का बैलेंस प्लस ब्लड के आयंस का जो आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, इसी का होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या कर रहा है, जब ये H+ आयन को, K+ आयन को, अमोनियम आयन को सिक्रेट करेगा तो उससे क्या होगा, उससे ब्लड का जो आयनिक कंपोजिशन है, जो आयनिक है और एसिड बेस बैलेंस है, वो क्या होगा, मेंटेन होगा। इसीलिए याद रखना ट्यूबुलर सिक्रेशन जो स्टेप्स है यूरिन
यूरिन फॉर्मेशन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द टर्म्स यूरिन इज यूज इन द डीसीटी, और यूरिन टर्म हम लोग कहाँ पे यूज करें, डीसीटी में यूज करें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में यूज करें, एंड कंप्लीशंस ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रेशंस। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं यूरिन टर्म जो हम लोग यूज करें डीसीटी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन, और ये तब जब ट्यूबुलर सिक्रेशंस कंप्लीट हो जाएगा, तब ट्यूबल्स में जो सिक्रेट किया जा रहा है जब ये कंप्लीट हो जाएगा और ये जो मेरा फिल्ट्रेट है जब वो डीसीटी में पहुंच जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या कि वो मेरा यूरिन है। अभी उसको क्या बोलेंगे, अभी हम लोग फिल्ट्रेट ही बोलेंगे। तो टर्म यूरिन टर्म कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, डीसीटी से, जब ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाता है तब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द ट्यूबुल। ट्यूबुल्स का फंक्शंस क्या है, देखो पहले हम बात करते हैं ट्यूबुल्स में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में एक चीज़ देखो, यहाँ पे पीसीटी इसको बोल रहे हैं। पीसीटी जो ट्यूबुल्स है, जो पहला सेगमेंट्स है नेफ्रॉन का, उसके चारों तरफ एपिथेलियम का लाइनिंग है। पीसीटी में जो एपिथेलियम का लाइनिंग है, वो लाइनिंग याद रखना किसका है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, या सिंपल ऐसे बोल सकते हो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। लेकिन ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है ना। यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो है याद रखना वो थोड़ा सा ब्रश के जैसा है, ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है जैसे ब्रश में तुम देखना इस तरह से है ना, इस तरह से रहता है ना, ताकि उससे क्या हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पीसीटी क्या कर रहा है, पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस ऐसा करने से क्या होता है, ब्रश बॉर्डर करने से क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया लार्ज हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ताकि वो रीएब्जॉर्प्शन में अच्छे से हेल्प कर सके। ठीक है, लगभग देखो लिखा हुआ है लगभग नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, जितने भी जरूरत वाले मतलब न्यूट्रिएंट्स है, काम वाली चीज़ें है, जितने सारे ग्लूकोज है ना, जितने सारे अमीनो एसिड्स है, ठीक है, जितने सारे ग्लूकोज है, जितने सारे अमीनो एसिड्स है, याद रखना वो सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, ये सब कुछ रीएब्जॉर्ब होगा। तो देखो लिखा हुआ है जितने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड 70% तक, याद रखना 70% क्या, किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इन्हीं सेगमेंट्स में, पीसीटी में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में और क्या हो रहा है, पीसीटी जो है ये ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। डायरेक्ट ये यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू है। मतलब ये बोल रहा है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है ये क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन करेगा पीएच एंड आयनिक बैलेंस। पीएच और आयनिक बैलेंस, पीएच किस पर डिपेंड करता है, H प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, और आयनिक बैलेंस मतलब तुम्हारा जो सोडियम है, पोटेशियम है, K प्लस आयन है ना, ये सब कुछ जो भी है, जो आयंस है, आयनिक बैलेंस किसका, सर बॉडी फ्लूइड का, यानी ब्लड का। कैसे, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशंस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनियम आयंस एंड यहाँ पे पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट इनटू द फिल्ट्रेट में जा रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशंस ऑफ द किसका, सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का और पोटेशियम का। कहाँ डाला जा रहा है, कहाँ डाला जा रहा है सर, इसको फिल्ट्रेट में डाला जा रहा है। तो समझ में आ रहा है, ये सब कुछ जो है वो ब्लड में से निकल करके, ये सब कुछ जो है वो ब्लड में से निकल करके कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन आयंस है ना, अमोनिया और पोटेशियम किस में आ रहा है, फिल्ट्रेट में आ रहा है। कौन, एंड बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट CO3- कहाँ से, फ्रॉम इट, फॉर बैलेंसिंग, फ्रॉम इट मतलब कहाँ से हो गया, फिल्ट्रेट से। फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में कौन जा रहा है, बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा, और ब्लड से H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन और तुम्हारा ये जो अमोनिया है, इसको कहाँ डाला जा रहा है, इसको फिल्ट्रेट में डाला जा रहा है। अभी तो पढ़े ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूब्स में सिक्रेट कर देना। इससे फायदा क्या होता है, इससे ब्लड का या क्या हुआ, ब्लड का पीएच, समझ में, एसिड बेस बैलेंस, प्लस यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है फिल्ट्रेट में से, उससे उसका बेस बैलेंस हो रहा है। देखो बैलेंसिंग बेस के लिए होता है ये चीज़, बाइकार्बोनेट आयंस के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आयंस और एसिड बेस दोनों मेंटेन हो रहा है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है। अब क्या हो रहा है सर, पीसीटी में क्या हो रहा है सर, पीसीटी का बात करेंगे तो 80% तक वाटर, ये भी पूछता है एग्जाम में, कितना परसेंट तक वाटर रीअब्सॉर्प्शन। देखो किसी कुछ कुछ जगह पे 70% लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे 80% लिखा हुआ है। तो याद रखना 70 to 80% वाटर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, 70% सोडियम आयंस, 75% पोटेशियम आयंस, लगभग सब 70 के आसपास ही मान के चल सकते हैं। हम बोल सकते हैं चाहे सोडियम आयन हो, चाहे पोटेशियम आयन हो, चाहे कुछ भी हो। याद रखना 70% इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, जो आयंस मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो 70% इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इंटायर ग्लूकोज, पूरा का पूरा ग्लूकोज और पूरा का पूरा अमीनो एसिड्स, जितने भी ग्लूकोज है, जितने भी अमीनो एसिड्स है, ये सब के सब रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे किसमें, पीसीटी के सेल में। यानी पीसीटी के सेल इसको रीअब्सॉर्ब करके कहाँ भेज रहा है, सबको ब्लड में भेज रहा है। ठीक है,
क्रिएटिनिन याद रखना, सल्फेट आर नॉट रीअब्जॉर्ब, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि ये याद रखना बॉडी के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, इसको रीअब्जॉर्ब करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको तो ब्लड से निकालना है, अगर ये ब्लड में दोबारा से चला जाएगा तो फिर फिल्टर करने का फायदा क्या हुआ। तो क्रिएटिनिन सल्फेट जो है इसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, सो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है रिमेन्स आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, इसीलिए बोला जाता है कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि प्लाज्मा का जो ऑस्मोलरिटी होता है याद रखना वो वही ऑस्मोलरिटी, उतना ही ऑस्मोलरिटी किसका होता है हम लोग का, उतना ही ऑस्मोलरिटी रहता है किसका, नेफ्रिक फिल्ट्रेट्स का, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट्स का ऑस्मोलरिटी इक्वल टू द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा, या ऑस्मोलरिटी उसके इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए बनाया एफरेंट आर्ट्रियोल, ये बना इस तरह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, और ये फिर इस तरह से यूनाइट करके बना दिया क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बना इस तरह से बोमेंस कैप्सूल, वोमेंस कैप्सूल बना, और इस तरह से ये बन गया क्या, ये बन गया तुम्हारा पीसीटी, ये फिर इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये हो गया तुम लोग का थीन, और फिर ये लूप ऑफ हेनले है, और इस तरह से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे ये डीसीटी, और ये डीसीटी है इस तरह से, ये बन गया तुम्हारा पूरा लूप ऑफ हेनले ऐसा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है हम लोग को, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोले, इसको हम लोग बोले थे लूप ऑफ हेनले, LOH बोले, या हेनलेस लूप भी बोले, एनसीईआरटी में हेनलेस लूप लिखा हुआ एक ही बात है। ये हो गया तुम्हारे डीसीटी, ठीक है, और ये फिर ये डीसीटी जो है नेफ्रॉन का, ये ओपन हो जाता है इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में, बहुत सारे नेफ्रॉन का जो डीसीटी है वो कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होता है। ठीक है, अब क्या होगा सर, यहाँ पे ये ब्लड आया एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है, ये ब्लड आया किस में, एफरेंट आर्ट्रियोल में आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाइडर है और यहाँ पे क्या है, नैरो है, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर में, और यहाँ से प्लाज्मा जो फिल्टर होकर के यहाँ पे आया, इसको हम लोग बोल दिए क्या, फिल्ट्रेट, इसको हम लोग बोल दिए क्या, फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट को हम लोग नाम क्या देंगे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इसको बोलेंगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल दिया इसको। अब एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना है, ठीक है, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से क्या कर रहे हैं हम लोग, रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट मान लो कहाँ पहुँचा है, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट मान लो पहुँच गया इस तरह से पीसीटी में, ठीक है, फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट पीसीटी में पहुँचा। अब ये जो पीसीटी में पहुँचा, पीसीटी में पहुँचने के बाद क्या होगा, इसमें से याद रखना, इसमें से बात कर रहे हैं क्या, इसमें से तुम्हारा सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, है ना, इसके अलावा यहाँ से ग्लूकोज, इसके अलावा यहाँ से अमीनो एसिड्स, सबको रीएब्जॉर्ब कर लिया गया पीसीटी में से। पीसीटी में जो भी फिल्ट्रेट था उसमें से क्या कर लिया गया, सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज अमीनो एसिड को रीएब्जॉर्ब कर लिया गया। लेकिन याद रखना ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट, ये सब का सब क्या है, सब सॉल्यूट है, सॉल्यूट को रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, और सॉलिड तो रीअब्जॉर्ब किया गया, लेकिन यहाँ से क्या किया, यहाँ से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब किया गया, यानी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सर हम लोग का वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हुआ, लगभग यहाँ पे 80% वाटर जो है यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ, 70 to 80% वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। पीसीटी का सेल रीअब्जॉर्ब किया क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथेलियम है ना, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सरफेस एरिया ज़्यादा है, रीअब्जॉर्ब कर लिया और इसको ब्लड में भेज दिया। अब तुम देखो यहाँ से ये पीसीटी वाला जो सेगमेंट है नेफ्रॉन का, यहाँ से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है ना, पीसीटी वाले जो सेगमेंट है नेफ्रॉन का, इसमें जो फिल्ट्रेट पहुंचा है, इस फिल्ट्रेट में से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, और यहाँ से तुम्हारे पोटेशियम ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम आयंस यानी सॉलिड को भी रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। यानी जितना एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट में से सॉलिड का हो रहा है उतना ही रीअब्जॉर्प्शन वाटर का भी हो रहा है। अब बताओ इससे कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि भाई सॉलिड भी उतना ही जा रहा है और वाटर भी उतना ही जा रहा है यहाँ से। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से इस फिल्ट्रेट में से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते और सॉलिड को छोड़ देते तो क्या हो जाता है, जो फिल्ट्रेट वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उसका जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन था या जो ऑस्मोलैरिटी था वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से सॉलिड भी रीअब्जॉर्ब किया गया फिल्ट्रेट से, और साथ के साथ वहाँ से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब किया गया, इसीलिए फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी था, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज नहीं हुआ। वो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, वो कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के आइसोटोनिक ही है, मतलब जैसा फिल्टर हुआ है वैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ पे है, कोई चेंजेस नहीं आया है। जैसा प्लाज्मा का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, फिल्ट्रेट का भी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कितना है, 300 मिली ऑस्मोल, याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ पे कितना हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 300 मिली ऑस्मोल, इतना है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या हुआ सर, अब एक चीज सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमको पता है यहाँ पे थिक सेगमेंट रहता है
और फिर नीचे की तरफ क्या आता है, थिन सेगमेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, फिर नीचे के और आएंगे तो थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या सर, ये जो फिल्ट्रेट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, और फिल्ट्रेट जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो एक चीज़ यहाँ पे क्या होगा, जब ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर को क्या कर लिया जाएगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब किस में से, फिल्ट्रेट में से। मतलब क्या हुआ सर, अब ध्यान सुनो, क्यों एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये जो तुम्हारे डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, याद रखना ये क्या होता है, परमिएबल टू, क्या होता है, ये होता है परमिएबल टू वाटर, ये होता है परमिएबल टू वाटर होता है, और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल बोल सकते हैं, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसा है, ये इम्परमिएबल है। यानी इस फिल्ट्रेट में से सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस, जितने भी सॉल्यूट है, जितने भी आयंस है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता है यहाँ पे। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये वाटर के लिए परमिएबल है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। यानी वाटर के लिए परमिएबल है, मतलब ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा और वाटर को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो क्या है, परमिएबल टू वाटर है, इसीलिए जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे आएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, वहां से क्या होगा, उस फिल्ट्रेट में से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जब फिल्ट्रेट में से वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा तो बताओ फिल्ट्रेट कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। फिल्ट्रेट में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में सॉलिड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तो मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा, वैसे वैसे फिल्ट्रेट कैसा होता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा। यानी यहाँ पे कैसा फिल्ट्रेट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेट क्यों है, मतलब कॉन्सेंट्रेट का मतलब है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है, फिल्ट्रेट धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, उसका टोनिसिटी हाई हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, अब ये जो फिल्ट्रेट है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये हेयर पिन बेंड के पास पहुंचा, लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे पहुंचा, फिर ये इस तरह से जो फिल्ट्रेट है अब वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। जब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ एसेंड करेगा, ठीक है ना, यानी एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, समझ में आ रहा है। जब ये फिल्ट्रेट ऊपर आएगा एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक काम ये होगा कि जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है यहाँ पे मिनिमम होता है। तो याद रखना है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट में से क्या होता है, फिल्ट्रेट में से इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, क्योंकि एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, आयंस के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, और इम्परमिएबल क्या होता है, वाटर के लिए। यानी यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक इसका रिवर्स, ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे वाटर के लिए परमिएबल है तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा और वाटर को छोड़ दिया जाएगा। अब सुनो, अब क्या होगा, यहाँ से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, होता क्या है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, हमको पता है ना ये लूप ऑफ हेनले कौन सा रीजन में है, ये तो मेडुला में है ना, ये तो मेडुला में, इसको बोलते हैं यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये मेडुला है, इसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये वाले जो रीजन्स है ना नेफ्रॉन के अगल बगल में, इसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो होता क्या है कि एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जैसे फिल्ट्रेट पहुंचेगा वैसे वैसे जो फिल्ट्रेट में से क्या किया जाएगा, वैसे वैसे फिल्ट्रेट में से जो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट उसको रीअब्सॉर्ब करके कहाँ भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसको बाहर भेजा जाएगा। ये Na+ आयन यहाँ पे आ जाएगा, Cl- यहाँ पे आ जाएगा, सब आएगा। अब बताओ फिल्ट्रेट में से जब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन क्लोराइड आयन को निकाल रहे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहे फिल्ट्रेट में से, तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, फिल्ट्रेट पहले कैसा होगा, पहले फिल्ट्रेट नॉर्मल पे आएगा। मतलब सर यहाँ पे क्या हुआ था, सर यहाँ से पानी निकला था ना, तो यहाँ से जब पानी निकला था तो फिल्ट्रेट कैसा हो गया था, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा हो गया था। अब देखो यहाँ से सॉलिड निकल रहा है, तो सॉलिड जब निकलेगा
तो क्या हो गया, फिर से वो क्या होगा, वाटर और सॉलिड दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, फिर से ये नॉर्मल पे आ गया, नॉर्मल ऑस्मोलिटी पे आ गया, फिर से और भी क्या होगा, सोडियम आयंस और भी क्लोराइड आयंस और भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा फिल्ट्रेट में से, यानी और भी ज्यादा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस यहाँ से निकलेगा, तो क्या होगा, फिल्ट्रेट क्या होगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा ना। पहले तो नॉर्मल पे आएगा और ज्यादा सॉलिड निकलना है तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यानी हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये चीज कैसा हो गया, डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कैसा था, कॉन्सेंट्रेटेड था, यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकाला गया, यहाँ से सोडियम आयंस निकल रहा है, क्लोराइड आयंस निकल रहा है, सॉल्यूट निकल रहा है। सॉल्यूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में वाटर ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसा हो गया सर, यहाँ फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो गया, हाइपोटोनिक बोल सकते हो उसको, हाइपोटोनिक, समझ में आ रहा है, यहाँ पे हाइपोटोनिक गया। और वो जो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन को रीअब्सॉर्ब किया गया, उसको कहाँ भेजा गया, उसको भेजा गया मेडुला के इंटरस्टिशियम में, उसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजा गया। और मेडुला में जब ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ा देगा। यानी इसका जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। मेडुला का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगातार सोडियम को रीअब्सॉर्ब करके मेडुला में फेंका जा रहा है, समझ में आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट पहले नॉर्मल पे आएगा और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, फिल्ट्रेट धीरे धीरे और क्या होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। यानी सॉलिड निकल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, वाटर ज्यादा हो गया ना, ये डाइल्यूट हो गया। आड़ा बात में इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिल्ट्रेट जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब से एसेंडिंग लिम्ब की तरफ पहुंचेगा वैसे वैसे फिल्ट्रेट कैसा होता चला जाएगा, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक होता जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेटेड से ठीक है लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा, यानी डाइल्यूट होता चला जाएगा। आड़ा बात में, और उसके बाद फिर वो फिल्ट्रेट और आगे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर वो पहुंचेगा फाइनल कहाँ पे, डीसीटी में पहुंचेगा। देखो अब यही चीज हमको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या देखा है, ये एनसीईआरटी में ये टर्म क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है कि हेनलेस लूप जो है, याद रखना क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, ठीक है। हेनलेस लूप का बात करें, लूप ऑफ हेनले का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एसेंडिंग लिम्ब है, एसेंडिंग लिम्ब है, एसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो मिनिमम होता है। और ये रीएब्जॉर्प्शन होता क्यों है, ताकि मेडुला जो का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए, उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए। कैसे, देखो, हाउएवर दिस रीजन, ये जो रीजन है याद रखना, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो रीजन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोलिटी को क्या कर रहा है, हाई बना रहा है। क्यों, क्योंकि यही वो रीजन्स है लूप ऑफ हेनले का एसेंडिंग वाला, जो आयंस को, सोडियम क्लोराइड आयंस को यानी इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करके कहाँ भेज रहा है, मेडुला में भेज रहा है, और मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को या ऑस्मोलिटी को हाई बना रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, देखो लिखा हुआ परमेबल टू क्या है, वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब कैसा था, वाटर के लिए परमेबल था बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा था, इम्परमेबल था, यानी वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड दिस कॉन्सेंट्रेट, लिखा हुआ दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, और ऐसा करने से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तुम अभी पढ़े हो ना, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या था, देखो डिसेंडिंग लिम्ब में देखो फिल्ट्रेट कैसा है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, यानी ये जो है वो क्या कर रहा है, डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट बना रहा है, और एज इट मूव डाउन, जैसे से ये नीचे की तरफ आ रहा है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, द एसेंडिंग लिम्ब जो है याद रखना इज इम्परमेबल टू वाटर, लेकिन एसेंडिंग लिम्ब क्या था, वाटर के लिए क्या था, इम्परमेबल था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, परमेबल था, बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो लिखिए क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक्टिवली और पैसिवली, यानी ये जो तुम्हारा एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये सोडियम आयन क्लोराइड आयंस को यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक्टिवली और पैसिवली कर सकता है। देयरफॉर एज अ कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट है जब वो ऊपर की तरफ पास होगा एसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो धीरे धीरे देखो लिखा हुआ ये कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा, इट गेट्स डाइल्यूटेड। तो ये कैसा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे आने के बाद ये देखो इसमें बताया था मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये डाइल्यूट हो जाएगा, देखो ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकल के कहाँ जा रहा है, मेडुलरी फ्लूइड में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज याद रखना यहाँ पे क्या, पीसीटी में एक इंपॉर्टेंट बात है कि पीसीटी में एक चीज फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है कि कितना परसेंट वाटर पीसीटी का जो नेफ्रॉन का जो सेगमेंट है पीसीटी, वो कितना परसेंट वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, कितना परसेंट इलेक्ट्रोलाइट को फिर मतलब रीअब्सॉर्ब करेगा। बाकी फिर अगर बात करेंगे जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वो कितना इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करके वहाँ पे मेडुला में डालेगा। फिर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वो कितना वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। ये सब कुछ फिक्स्ड है,
समझ में आ रहा है, ये सब कुछ फिक्स है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि सपोज कर लो कि मान लो क्या है कि मेरे बॉडी में क्या हो गया, मान लो ज़्यादा पानी पी लिए, ठीक है, मान लो हम ज़्यादा वाटर ड्रिंक कर लिए। तो जब हम ज़्यादा वाटर ड्रिंक कर लेंगे, ज़्यादा पानी पी लेंगे, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको यूरिन के फॉर्म में निकाल दें। हम ये चाहेंगे ना कि भाई जो बॉडी के अंदर में जो कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी पीने के कारण जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के फॉर्म में। या फिर मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि स्वेटिंग का प्रोसेस ज़्यादा और चल रहा है मेरा, जैसे मान लो कहीं भी ऐसे जगह पे अचानक से मान लो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्वेटिंग हो रहा है, स्वेटिंग यानी जो पसीना आ रहा है, इससे बॉडी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं स्वेटिंग से भी वाटर का ही लॉस हो रहा है, ठीक है। या फिर मान लो किसी को क्या है, मान लो किसी का मान लो जैसे मान लो डायरिया के केसेस है, डायरिया कंडीशंस है, लूज मोशंस हो रहा है, उसको वोमिटिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी से क्या है, उसके बॉडी से ज़्यादा वाटर का लॉस हो गया है। तो बॉडी क्या चाहेगा, बॉडी उस समय ये चाहेगा कि जब ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है हमारे बॉडी से, उस पानी को क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा, बचाना चाहेगा, वाटर को कंजर्व करना चाहेगा। उसके उस टाइम पे जो बॉडी में पानी का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, उस समय बॉडी में क्या होता है, पानी कमी होता है। देखो डायरेक्ट कंडीशन में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट पियो, भाई ORS पाउडर डालो पानी में, है ना। कहीं ना कहीं बॉडी के कहीं ना कहीं जो वोमिटिंग हो रहा है ना, लूज मोशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बॉडी का बहुत सारा वाटर का लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी का डिसबैलेंस हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ORS पी रहे तो वो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, बॉडी का जो एसिड बेस है वो बैलेंस हो रहा है ब्लड का, समझ में आ रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस समय बॉडी को जब पानी का कमी होगा, तो अब ये चीज़ तो तुम थोड़ा लेट करोगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि तबीयत खराब तुम ORS पे लिए, कुछ समय दोगे, कुछ वेट करोगे, रुकोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर लिखेगा, दवा लिखेगा, ORS लिखेगा, फिर तुम फाइनली क्या करोगे, ये सब जो प्रोसेस है शुरू करोगे। लेकिन जब बॉडी को जब अचानक से मान लो वोमिटिंग होना शुरू हो गया, डायरिया कंडीशंस क्रिएट हो गया, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है, बॉडी उस समय पे क्या कर रहा है, पानी को बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए वो क्या करेगा, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा मतलब क्या हो गया, वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, समझ में आ रहा है। मतलब यूरिन में से क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा। उस समय जो नेफ्रॉन है वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, और बॉडी से भी कैसा यूरिन पास आउट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही पास आउट होगा, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में पानी का क्या हो गया है, डेफिशिएंसी हो गया है। पानी को बचाने के लिए बॉडी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वाटर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है। जब पानी फिल्टरेट में से निकलेगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, यूरिन तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अभी तो पढ़े, पर जो फिल्टरेट में से पानी निकाल लेते तो यूरिन कैसा हो गया था, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था। वैसे ही तो है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली ये बात क्यों बताया, ये बात इसलिए बताया, तो DCT में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। PCT के लूप ऑफ लेगा तो बता दे सर ठीक है, इसमें तो कितना फिक्स है, कितना इतना रीअब्जॉर्ब होगा। लेकिन बाय चांस मान लो तुम ज़्यादा पानी पी लिए, बॉडी में ज़्यादा पानी हो गया, तो तुम बोलोगे सर PCT रीअब्जॉर्ब कर ही लेगा, ठीक है, PCT रीअब्जॉर्ब कर ही लेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ज़्यादा वाटर का अगर तुम्हारे पास इनटेक हो गया है, तो तुम देखो बॉडी में एक फिनोमेना काम चलता है। फिनोमेना ये होता है कि DCT जो है ना हम लोग का डिस्टल कॉन्वेयर ट्यूबुल, वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे एक हार्मोन जाके काम करता है। वहाँ पे हमारे बॉडी में जब भी क्या होता है, पानी कमी होता है, तो क्या होता है, ये DCT जो है, ये DCT पे जाके ADH जाके एक्ट करता है। DCT जो है हम लोग का लास्ट जो सेगमेंट है हम लोग का नेफ्रॉन का, उस पर जाके काम करता है ADH हार्मोन, इसका नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये ADH जो है ना, याद रखना, जब हमारे बॉडी में मान लो क्या है, पानी ज़्यादा है, तो ADH कम एक्ट करेगा और कम पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा, समझ में आ रहा। लेकिन अगर मान लो क्या होता है कि हमारे बॉडी में मान लो कि पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पानी पिए हुए, ज़्यादा वाटर है, तो उस समय ये ADH कम निकल रहा है, ADH कम सीक्रेट हो रहा है, ADH कम DCT पे जाके एक्ट कर रहा है। ADH अगर कम DCT पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, कम रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन तभी होता है जब पानी का बॉडी में ज़्यादा जरूरत होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पानी बॉडी में ज़्यादा है, तो भाई रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्यों करें, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं ना, ये एक बात है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब याद रखना कि यहाँ पे एक वर्ड जिसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि PCT और लूप ऑफ में तो फिक्स है कि भाई जितना भी पानी पियो वो उतना ही काम करेगा रीअब्जॉर्ब। जो ज़्यादा और कम हो रहा है बॉडी के अंदर में, अचानक मान लो बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया या बॉडी में पानी कम हो गया, कहीं पे बॉडी में ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करके लाना है पानी को, ये जो ज़्यादा और कम जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो बॉडी के अंदर में फ्लूइड को मेंटेन किया जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको निकाल दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है, कम एक्ट किया जा रहा है, और अगर कम है तो ज़्यादा DCT पे एक्ट करवा के ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवा लिया जा रहा है बॉडी में। तो ये जो काम है ये कौन कर रहा है, बॉडी के कंडीशंस के हिसाब से ये होता है तुम्हारा DCT का काम। तो DCT में फिक्स नहीं है, ठीक है, DCT में क्या है, फिक्स नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के कंडीशन कैसा है
समझ में आ रहा है बॉडी कंडीशंस कैसा है, समझ में आ रहा है। ज़्यादा पानी है बॉडी में तो डीसीटी पे कम एक्ट करेंगे और कम वाटर रिएब्जॉर्प्शन होगा, तो यूरिन कैसा होगा, यूरिन डाइल्यूट होगा। बॉडी में पानी की कमी है तो डीसीटी पे ज़्यादा एडीएच काम करेगा, ज़्यादा पानी लाएगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट का मतलब क्या आता है, कम वाटर का रिएब्जॉर्प्शन। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है, ज़्यादा वहाँ से पानी निकल रहा है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ में आ रहा है, तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी का जैसा कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है, एडीएच डीसीटी पे जाके ऐड करता है। यानी डीसीटी का जो रीएब्जॉर्प्शन वो हार्मोन पे बेसिस है, हार्मोन के ऊपर कंट्रोलर है। समझ में आ रहा है। जैसे पीसीटी में क्या करता है, पीसीटी रीएब्जॉर्ब कर लेता है फिल्ट्रेट में से, लेकिन ऐसा काम ये नहीं करता है। यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी में वो हार्मोन की मदद से होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन से निकलता है, जो क्या करता है डीसीटी पे एक्ट करके, जो क्या करता है डीसीटी पे एक्ट करके वहाँ से क्या करता है सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा जो हमें बताया ना, ये एल्डोस्टेरोन काम कर रहा है। और जो एडीएच है वो क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब सुनो, क्या ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या देखना किसके मदद से होता है, देखो एडीएच की मदद से होता है। यहाँ पे डीसीटी ऐसा नहीं है कि चलो भाई इतना रीअब्जॉर्ब तुम 70% जैसे पीसीटी कर रहा था 70% इलेक्ट्रोलाइट 70% वाटर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जरूरत के अकॉर्डिंग, जरूरत रहेगा तब ये रीअब्जॉर्ब करवाएगा, जरूरत नहीं रहेगा तो नहीं करवाएगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कैसा है बॉडी का। आ रहा बात समझ क्या बोल रहे ना, ये बात समझना, देखो हम क्या बोले, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ज्यादा वाटर का लॉस है, ठीक है ना, अगर वाटर का लॉस बॉडी से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, देन मोर वाटर रीअब्जॉर्ब, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तुरंत निकलेगा एडीएच, जाकर डीसीटी पे काम करेगा और ज्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा। जब फिल्ट्रेट में से ज्यादा पानी निकलेगा तो जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, क्लियर है, समझ में आया। अगर ज्यादा पानी है बॉडी में, पानी ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है, तो तुम डीसीटी के ऊपर एडीएच का एक्ट क्यों कराओगे। एडीएच डीसीटी के ऊपर तभी एक्ट कर रहा है जब पानी का रीअब्जॉर्ब करना है। यहाँ तो ऑलरेडी बॉडी में पानी बहुत है तो कम डीसीटी एक्ट करेगा, कम एडीएच एक्ट करेगा, या नहीं करेगा, जरूरत नहीं तो एक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यूरिन कैसा रहेगा सर, पानी तो निकला नहीं ना यूरिन में से, तो पानी नहीं निकला तो सारा वाटर यूरिन के फॉर्म में निकल रहा है, तो यूरिन कैसा होगा, यूरिन का जो है डाइल्यूट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो एक्स्ट्रा वाटर देखो लिखा हुआ है, लॉस इन यूरिन, डाइल्यूट यूरिन विल बी पास आउट। सारा वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरिन के फॉर्म में यानी यूरिन में लूज कर रहे हैं, और यूरिन कैसा हो जाएगा, पास आउट होगा, जो होगा वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यानी डीसीटी का अगर जो बात कर रहे हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका किसका, सोडियम आयंस का एंड वाटर का, है ना। कहाँ पे, इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है डीसीटी में, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है डीसीटी में किसका किसका हो रहा है, सोडियम आयंस का भी हो रहा है और वाटर का भी हो रहा है। ध्यान रखना, इसी सेगमेंट में हो रहा है डीसीटी में। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। डीसीटी क्या कर रहा है, इसके पास में ये भी कैपेबिलिटी होता है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस को क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है। बाइकार्बोनेट आयंस को क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है। एंड सिलेक्टिव सिक्रीशंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में। ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा। रीअब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ पे, ट्यूब्यूल में, डीसीटी में ना, ये ब्लड में जाएगा। और सीक्रेट क्या हो रहा है सर, सीक्रेट हो रहा है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। ट्यूब्यूल्स में दे दिया जाएगा कि भाई यूरिन के फॉर्म में तुम निकल जाओ, ये ब्लड में रह के कोई फायदा नहीं, नुकसान ही करेगा। एंड मेंटेन द, इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो ब्लड का पीएच लेवल है यानी एसिड बेस बैलेंस, और जो आयनिक कंपोजिशन है यानी जो पोटेशियम बैलेंस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब कुछ वो क्या कर रहा है, आयंस के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है ब्लड में। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से देखो किस तरह से कितना अच्छा फिनोमेना बनाया गया है कि अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इसको वापस ब्लड में से निकाल के भेजा जा रहा है ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, ताकि उसका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो जाए, और सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और बाइकार्बोनेट आयंस को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा, बाकी इन लोग को बाहर भेज दो। इससे ब्लड का एसिड बेस बैलेंस, आयनिक बैलेंस सब कुछ मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब देखो ये भी डायग्राम है एनसीईआरटी का, ठीक है, ध्यान रखना, खास करके इसको ध्यान से देख लो। अभी भी इसमें दिखाया गया क्या, देखो ये एफरेंट है, ये फ्रेंट है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है, देखो ये पीसीटी है। ये जो दिखाया गया इसमें हम यहाँ पे लेबल कर दिए ताकि समझ में आए तुम लोग को। सीक्रेट इन द पीसीटी, पीसीटी में देखो उसको डाला जा रहा है H+ आयन को, अमोनियम आयंस को, हालांकि अमोनिया को भी डाला जाता है, इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। अमोनियम आयंस को, H+ आयन और आयंस को, पोटेशियम आयंस को पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स में सीक्रेट किया जाता है। इसमें नहीं दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन तुम लोग को मेनली ध्यान रखना जो एनसीईआरटी का लेवल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दी अलग बात है। H+ आयन अमोनियम आयंस, K+ आयन, H+ आयन, इसको डाला जा रहा है डीसीटी में और इसको डाला जा रहा है पीसीटी में, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है पीसीटी में, पीसीटी में देखो किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का, और ये कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा,
ठीक है, H2 आयन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और K+ का। और यहाँ पे DCT से क्या कर रीएब्जॉर्प्शन दिखाया, देखो सोडियम क्लोराइड का, है ना, अभी देखा था सोडियम क्लोराइड निकल रहा था मेडुला का, जो इंडस्ट्री मतलब कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ रहा था ऑस्मोलरिटी, वाटर का एंड बाइकार्बोनेट आयंस का। तो ये दिखाएगा रीएब्जॉर्प्शन इन DCT, ये दिखाया रीएब्जॉर्प्शन इन PCT, और ये दिखाया सीक्रेट इन PCT, ये दिखाया सीक्रेट इन DCT। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन DCT का अगर बात करेंगे तो रीएब्जॉर्प्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन। DCT के अंदर में जो रीएब्जॉर्प्शन है कहीं ना कहीं वो हार्मोन के हिसाब से है, हार्मोन के ऊपर वो डिपेंडेंट है, हार्मोन के अंडर कंट्रोल में है। DCT चाह करके अपने से ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है जब तक ये हार्मोन नहीं चाहेगा। तो DCT का रीएब्जॉर्प्शन हार्मोन के कंट्रोल पर डिपेंडेंट है, ठीक है, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। फॉर द एब्जॉर्प्शन वाटर हार्मोन और ADH। अब इंपॉर्टेंट बात है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए DCT में ADH हार्मोन है, अभी बताया है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसका नाम है क्या, ठीक है, जिसका नाम है पिट्रेसिन, ठीक है ना, या वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको। वेसोप्रेसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये वेसल्स को प्रेस करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और NaCl के एब्जॉर्प्शन के लिए DCT में क्या है, हम लोग यहाँ पे एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन का मतलब क्या है सर, किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है याद रखना, उसका दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो है याद रखना, वो DCT से क्या करवाता है, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करवा करके ब्लड में भिजवाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो, रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन वाटर का फ्रॉम द DCT। सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन कराना होगा तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन काम करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना होगा DCT में से तो कौन काम करेगा, ADH। चलो अब एक चीज क्या है सर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंसर्ट कर दिया हुआ है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तुम लोग पढ़ चुके हो कि भाई हाइपोथैलेमस के नीचे में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में बात करेंगे तो दो पार्ट है, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, ठीक है ना। तो जो तुमको याद रखना है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम है, इसका पोस्टीरियर वाला का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर वाला का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, याद रखना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं उसको, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ से जो ADH वाला बात हो रहा है सर, ADH वाला बात, ये ADH जो है वो कहाँ स्टोर है सर, ADH स्टोर है याद रखना हाइपोथैलेमस में बन रहा है, हाइपोथैलेमस बनता है ADH, ऑक्सीटोसिन भी वहीं पे बनता है, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस बनता है, और ADH भी हाइपोथैलेमस बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होता है। सीक्रेट कहाँ से हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, समझ में आ रहा है। तो याद रखना ADH जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं बता चुके हैं। ADH जो है याद रखना ये काम कहाँ पे करता है, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में। डिस्टल पार्ट मतलब क्या हो गया, याद रखना DCT एंड यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल पार्ट मतलब हो गया DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी एकदम लास्ट। हालांकि कलेक्टिंग डक्ट जो है याद रखना वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, उसमें जाके ओपन होता है, लेकिन याद रखना इसको बोल रहे हैं कि जो डिस्टल पार्ट है नेफ्रॉन का, DCT एंड CD वहां पे जाके एक्ट करता है, और दोनों से क्या करवाता है, देखो लिखा हुआ है, ये दोनों से क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, DCT से भी और CD से भी, यानी CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। वाई ADH ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है याद रखना ये क्या है हम लोग का, दिस लॉन्ग डक्ट जो है ये एक्सटेंड कर रहा है कॉर्टेक्स से। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कॉर्टेक्स से एक्सटेंड कर रहा है, और ये कहाँ पहुंच रहा है, मेडुला के इनर पार्ट तक पहुंच रहा है, मेडुला के अंदर की तरफ जा रहा है, इनर पार्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। ADH देखो लिखा हुआ है ऑल्सो एक्ट ऑन द CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट, यानी ADH जो है वो CD पे भी काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वहां से CD पे एक्ट करके लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब करके फाइनली क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है, और जो हम यूरिन पास आउट करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा से 4 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 300 होता है, 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो गया 1200, यानी 1200 मिली ऑस्मोल, इतना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरिन हम क्या करते हैं, पास करते हैं, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट पे ये ADH एक्ट करके वहां से उस यूरिन में से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा करके कैसा कर देता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल तक होता है।